अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली MLT एजुकेशन करियर। आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ वो है MCQs ऑफ हेमेटोलॉजी फॉर प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आइए चलते हैं हम अपनी फर्स्ट MCQ की तरफ, जो कि है द मेजर आयरन स्टोरेज कंपाउंड इज़ हेमोसिड्रिन, फेरेटिन, साइड्रोटिक ग्रैन्यूल्स एंड ट्रांसफेरिन। तो करेक्ट आंसर है फेरेटिन। तो मेजर आयरन स्टोरेज कंपाउंड है फेरेटिन। ठीक है, अब बाकी क्यों नहीं है, तो बाकी सब क्या हैं? हेमोसिड्रिन इज़ अ लॉन्ग टर्म वाटर इन सॉल्युबल आयरन स्टोरेज। हेमोसिड्रिन जो है वो लॉन्ग टर्म वाटर इन सॉल्युबल आयरन स्टोरेज है, लेकिन मेजर वन नहीं है। ये पाया जाता है लाइजोसोमल मैक्रोफेज मेम्ब्रेन में और बोन मैरो एस्पिरेट। उसके बाद है सी सिड्रोटिक ग्रैन्यूल। सिड्रोटिक ग्रैन्यूल्स आयरन इंक्लूजन होते हैं जो कि रेड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्रांसफेरिन जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है विच इज़ स्पेसिफिक फॉर आयरन ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए अब हम चलते हैं सेकेंड MCQ तरफ। सेकेंड MCQ है हाउ वुड द फॉलोइंग रिजल्ट ऑन अ 32 years ओल्ड अडल्ट फीमेल बी इंटरप्रीटेड। एक 32 years ओल्ड फीमेल जब हमारे पास आई तो उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन था 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, MCV था 64, MCH था 20, MCHC था 31.5 और RDW था 9%। सीरम फेरेटिन लेवल था 4 नैनोग्राम पर ml और सीरम आयरन था 29, TIBC 590 ग्राम पर डेसीलीटर। अब क्या यहाँ पर पिक्चर हमें नज़र आ रही है? यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि HB लो है, MCV लो है, MCH लो है, MCHC लो है, RDW हाई है। सीरम फेरेटिन लेवल लो है। सीरम फेरेटिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 20 से लेके 250 नैनोग्राम पर ml। सीरम आयरन लेवल लो है 29, जबकि नॉर्मल वैल्यू होती है 70 से लेके 200 ग्राम पर डेसीलीटर। TIBC हाई है। TIBC की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 250 से 435 ग्राम पर डेसीलीटर। देखिए, ये वाला केस तो बहुत ही आसान है। आई होप कि इसका आंसर तो आप सबको आता ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यह एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर के अंदर सीरम फेरेटिन लेवल डिक्रीज नहीं होता, जबकि TIBC डिक्रीज होता है। थैलेसीमिया माइनर के अंदर RDW, सीरम आयरन और TIBC प्रोबेबली नॉर्मल होते हैं। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर सीरम फेरेटिन लेवल और सीरम आयरन इंक्रीज्ड होते हैं, यानी कि हाई। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 3 की तरफ। हाउ वुड बी द फॉलोइंग रिजल्ट ऑन अ 72 years ओल्ड अडल्ट फीमेल बी इंटरप्रेटेड। एक 72 years ओल्ड अडल्ट फीमेल जब हमारे पास आई तो उनका HB था 6 ग्राम पर डेसीलीटर, MCV था 6 ग्राम पर डेसीलीटर जो कि लो है, MCV है 114 जो कि हाई है, MCH है 39 जो कि हाई है, MCHC है 34 जो कि नॉर्मल है और RDW है 18.5। जब पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी की गई तो उसमें ओवल मैक्रोसाइट्स मौजूद थे और रेटिक काउंट किया गया तो रेटिक काउंट था 1.2% जो कि नॉर्मल है। उसके बाद विटामिन B12 लेवल जो कि 55 है और जो कि नॉर्मल से लो है। उसके बाद है फोलेट है 7 जो कि है नॉर्मल और एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी जो कि पॉजिटिव है। तो अब आप बताइए कि इनमें से क्या डिजीज़ हो सकती है? ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है या फिर रेटिक्युलोसाइटोसिस। तो अगर आपने विटामिन B12 और पर्नीशियस एनीमिया को स्टडी किया हो तो उसमें तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही होता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो प्योर विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी नेगेटिव होती है। सिर्फ पर्नीशियस एनीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। ठीक है, जो कि जिसकी वजह से विटामिन B12 की ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाती। तो करेक्ट आंसर इज सी, पर्नीशियस एनीमिया। बाकी आंसर इनकरेक्ट क्यों है? ए इज़ इनकरेक्ट बिकॉज फोलेट इज़ नॉर्मल। फोलेट का लेवल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो फोलेट डेफिशिएंसी तो ये नहीं हो सकती। लिवर डिजीज़
लिवर डिजीज के अंदर एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं होती। डी है रेटिकुलोसाइटोसिस, डी भी इनकरेक्ट है क्योंकि जब रेटिक काउंट किया गया तो वो भी नॉर्मल था 1.2%। हैं हम एमसीक्यू नंबर 4 पर। एमसीक्यू नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन चेन। ठीक है, अब कौन सी वो कंडीशन है जिसके अंदर ग्लोबुलिन चेन की सिंथेसिस डिक्रीज होती है। ऑप्शंस गिवन है हमारे पास बीटा थैलेसीमिया, बी है हीमोग्लोबिन सी डिजीज, सी है हीमोग्लोबिन एम, डी है सिकल सेल डिजीज। तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि बाकी जो ए के अलावा बाकी जो भी हैं हीमोग्लोबिन सी डिजीज, हीमोग्लोबिन एम और सिकल सेल डिजीज, इन ये तीनों स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी की डिजीजेस हैं, जबकि जो बीटा थैलेसीमिया है वो ग्लोबुलिन चेन की सिंथेसिस की डिक्रीज की डिसऑर्डर है। अब हम चलते हैं नंबर 5 एमसीक्यू की तरफ, जो है द नॉर्मल एमई रेशियो फॉर एन अडल्ट इज। एमई क्या है? एमई है माइलॉइड इरेथ्रॉइड रेशियो। ए ऑप्शन है 1:1.5, बी है 3:1, सी है 5:1, डी है 9:1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 3:1। नॉर्मल माइलॉइड इरेथ्रॉइड रेशियो जो है वो 3:1 से 4:1 के दरमियान में होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो नियर टू ऑप्शन है 3:1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, अ पेशेंट विद अ नेगेटिव डाईथायोनाइड सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाईथायोनाइड सॉल्युबिलिटी टेस्ट की कंफर्मेशन का टेस्ट होता है, जिसमें ये सिकलिंग टेस्ट भी कहलाता है, क्योंकि ये सिकल सेल की कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब एक पेशेंट जिसका डाईथायोनाइड सॉल्युबिलिटी टेस्ट नेगेटिव है, हैज़ अ बैंड इन ए रीजन, जिसके ए रीजन के अंदर बैंड अपीयर हो रहा है और एक बैंड अपीयर हो रहा है एस रीजन के अंदर सेलुलोस एसीटेट हीमोग्लोबिन एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एट एचबी 8.6 और सिट्रेट एगार के अंदर सिर्फ एक ही बैंड अपीयर हो रहा है, जो हो रहा है ए रीजन के अंदर। इनमें से कौन सा रिजल्ट ज़्यादा कंपैटिबल है? हीमोग्लोबिन ए एस, हीमोग्लोबिन ए ई, हीमोग्लोबिन ए डी, हीमोग्लोबिन ए सी। अच्छा, अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सी यानी कि हीमोग्लोबिन ए डी। अच्छा, अब बाकी क्यों करेक्ट नहीं है तो ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन ए एस। देखें, हीमोग्लोबिन ए एस के अंदर HbAs के अंदर सॉल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर एक सेपरेट बैंड अपीयर होता है एस रीजन में ऑन सिट्रेट एगार। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट नहीं है? हीमोग्लोबिन ए में सॉल्युबिलिटी टेस्ट नेगेटिव होता है और जो बैंड है वो माइग्रेट करता है सी पोजीशन के अंदर ऑन सेलुलोस एसीटेट एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, नंबर डी क्यों इनकरेक्ट है? देखें, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन सी हर्लीम के अंदर जो बैंड है वो माइग्रेट करता है सी पोजीशन के अंदर ऑन सेलुलोस एसीटेट। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? हीमोग्लोबिन ए डी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ, जो कि है द फेलियर ऑफ ग्रेन्युलोसाइट टू डेवलप पास द बैंड और टू लूप्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड। अब इसमें क्या है कि ग्रेन्युलोसाइट की डेवलपमेंट फेल हो रही है। पास द बैंड और टू लूप्ड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ हर्नर सॉइलर सिंड्रोम, बी है चैडियक हाइगार्शी सिंड्रोम, सी है हमारे पास मेहेगलिन एनोमली और डी है पेल्गर-ह्यूट एनोमली। तो करेक्ट आंसर है पेल्गर-ह्यूट एनोमली। अच्छा, अब बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है? देखें, जो बर्नर सिंड्रोम है, बर्नर सिंड्रोम के बारे में मैं लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी कोगुलेशन के ऊपर, उसमें भी मैंने बताया था कि बर्नर सिंड्रोम जो है वो बेसिकली जाइंट प्लेटिलेट यानी कि लार्ज प्लेटिलेट की डिसऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद बी आंसर ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि बी ऑप्शन क्योंकि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जाइंट लाइसोसोम इन ल्यूकोसाइट। अच्छा, उसके बाद सी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? सी ऑप्शन जो है उस कंडीशन के अंदर जाइंट प्लेटिलेट और
डॉली बॉडीज पाई जाती हैं। उसके बाद चलते हैं हम आज की लास्ट MCQ की तरफ, जो नंबर 8 है। अ पेशेंट विद अ मार्कडली elevated WBC count with neutrophilia, a left shift, toxic granulation, vacuoles, Dolly bodies, and an increased lap probably has which of the following disease? एक पेशेंट जिसका WBC हाई हो गया और जिसमें ज़्यादातर थे न्यूट्रोफिल्स, यानी कि न्यूट्रोफिल का काउंट ज़्यादा था, और वो न्यूट्रोफिल्स लेफ्ट शिफ्ट में पाए गए थे। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है इमेच्योर सेल्स पाए जाएं, जैसे न्यूट्रोफिल की इमेच्योर स्टेजेस लाइक प्रोमाइलोसाइट बैंड सेल, तो 1-2 सेल उसके अपीयर होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट। टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ग्रेन्यूल्स डार्क कलर के हो जाते हैं, और उसके अलावा ग्रेन्यूल्स में वैक्यूल्स पाए जाएं, डॉली बॉडीज़ पाई जाएं। और लैब क्या है? लैब जो है वो ग्लूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेस वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो किस कंडीशन में इंक्रीज़ हो जाता है? क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया, ल्यूकोमॉइड रिएक्शन, पेल्गर-ह्यूट एनोमली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि ल्यूकोमॉइड रिएक्शन के अंदर ये ल्यूकीमिया तो नहीं होता, बट इसके अंदर WBC का काउंट हाई हो जाता है और इसके अंदर जो ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है? ए इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज ल्यूकीमिया के अंदर जो प्रीडोमिनेंट सेल होगा वो होगा लिम्फोसाइट, और इसमें लैब परफॉर्म नहीं करवाया जाता। अच्छा, बी है क्रॉनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया। माइलोजेनियस ल्यूकीमिया के अंदर जो लैप स्कोर होता है वो लो हो जाता है या डिक्रीज होता है। उसके बाद है डी ऑप्शन के अंदर लैप स्कोर और WBC काउंट नॉर्मल होता है, डॉली बॉडीज नहीं पाई जाती, ना ही टॉक्सिक ग्रेनुलेशन पाई जाती है और ना ही न्यूट्रोफिल के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।